हेलो ऑल ऑफ यू। हेलो फ्रेंड्स, मैं अक्षय अग्रवाल स्वागत करता हूं फिर से एक नए लेक्चर में। पिछले कुछ लेक्चर्स में मैंने आपको फास्ट ट्रैक मोड में 100 क्वेश्चंस के सेट लगभग 1 घंटे से कम समय में आपको प्रोवाइड करने के लिए कोशिश किया है। क्वेश्चंस पूरी तरीके से हमारे सिलेबस पर बेस्ड है, जो अपकमिंग पीजीटी कॉमर्स, पीजीटी इकोनॉमिक्स, टीजीटी कॉमर्स और एलटी के एग्जाम्स के पूरे सिलेबस पर तैयार किया गया है। चूंकि एग्जाम्स बहुत करीब है, आपको कम समय में ज्यादा क्वेश्चन और रिवीजन की जरूरत है, तो मैंने अपने संभावित जो भी अनुभव है उससे जो भी क्वेश्चन पेपर तैयार किए हैं, मैं आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस देने का प्रयास कर रहा हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 100 फास्ट ट्रैक एमसीक्यूज फ्रॉम मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग। ये हमारे टीजीटी, पीजीटी, एलटी तीनों के सिलेबस में है। तो चलिए समय को बर्बाद न करते हुए बढ़ते हैं आज के 100 क्वेश्चंस पर, जो बहुत जल्दी मैं आपको कराऊंगा। बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन न करते हुए, ज्यादातर आपको उसके आंसर्स पर फोकस करते हुए। चलिए, ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन देखिए। मार्केटिंग इज रिगार्डेड एज प्योर साइंस, प्योर आर्ट, साइंस और आर्ट, नाइदर साइंस नॉर आर्ट। ये आपका पढ़ा हुआ क्वेश्चन है। मैनेजमेंट प्योर साइंस तो नहीं है, लेकिन इसमें साइंस और आर्ट्स दोनों के फीचर्स मौजूद है। तो इसका सही ऑप्शन होगा बोथ साइंस एंड आर्ट। सी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर है सी। आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट गिवन बाय। ये एक डेफिनेशन है मैनेजमेंट की, आपको याद करनी है, क्योंकि आपके क्वेश्चंस में कम से कम 4-5 क्वेश्चंस ऐसे जरूर मिलेंगे जिसमें आपको राइटर्स की डेफिनेशन या बुक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जिनको आपको याद करना पड़ेगा। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट, ये डेफिनेशन दी हुई है कून्स एंड ओडोनेल। इसका सही आंसर है बी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्वेश्चन 2 का सही आंसर है। बढ़ते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन पोस्टकॉर। देखिए, पोस्टकॉर हमारे मैनेजमेंट के फंक्शन को इंडिकेट करता है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। पूछा इसमें से कौन सा फंक्शन सम्मिलित नहीं है। यहां पर ऑप्शन में थोड़ी सी मिस्टेक है, क्योंकि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग, ये सारे फीचर इसमें मौजूद है। तो इसका सही आंसर होगा नन ऑफ द अबव। इसमें से कोई भी नहीं है क्वेश्चन नंबर 3 में, नन ऑफ द अबव। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। प्लानिंग एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस है, ऑटोमेटिक है। देखिए, प्लानिंग ऑटोमेटिक नहीं होती, प्लानिंग डेलिबरेट होती है। प्लानिंग कभी भी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं होती। प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल वर्क, प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर होगा वो है ए। ए इज द करेक्ट आंसर, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, क्वेश्चन नंबर 4 में। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल। आपने पढ़ा है हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल, उसमें टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, ये सारी चीजें नहीं है। वो एफ.डब्ल्यू. टेलर के प्रोसेस में बताई गई है। टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फैटिग स्टडी। तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है सी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6। टेलर इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ
टेलर ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था? स्केलर चेन वॉज गिवन बाई हेनरी फ्योल। डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी या यूनिटी ऑफ कमांड। देखिए ए सी और डी ये तीनों हेनरी फ्योल का दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 में डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम ये एफ.डब्ल्यू. टेलर ने इंट्रोड्यूस किया था। एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स को अलग अलग पेमेंट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है वन हेड वन प्लान, ये कौन से प्रिंसिपल में बताया गया है? यूनिटी ऑफ कमांड, डिसिप्लिन, इक्विटी या डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ कमांड आपको पता है, वन सुपरवाइजर, वन सबऑर्डिनेट शुड गेट ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। डिसिप्लिन अनुशासन, इक्विटी नहीं है, इसका सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन है ए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, चाहे आप ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग पदों पर अलग अलग विभागों में काम कर रहे हैं, लेकिन आपका एक ही ऑब्जेक्टिव है, वन हेड वन प्लान, यानी एक संस्था के हित में उसके ऑब्जेक्टिव्स को पाने के लिए काम करना। नेक्स्ट है मॉस्लो कंसिडर्ड विच नीड एज हाईएस्ट मोटिवेटर। मॉस्लो की नीड हायरार्की बहुत सारे लेक्चर्स में बताई गई है। इसमें टॉप ऑर्डर की नीड कौन सी होती है? टॉप ऑर्डर की नीड होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज द हाईएस्ट ऑर्डर नीड इन द 5 नीड थ्योरी ऑफ अब्राहम मॉस्लो। तो इसका होगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 8 का सही ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 8 सी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अकॉर्डिंग टू हेज़बर्ग विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाइजीन फैक्टर। हेज़बर्ग ने 2 फैक्टर थ्योरी दी थी। हाइजीन फैक्टर वो होते हैं जो आपको मेंटेन तो कर सकते हैं, सैलरी, वेजेस जैसी चीजें, लेकिन वो आपको मोटिवेट नहीं करेगी। तो सैलरी अकॉर्डिंग टू हेज़बर्ग 2 फैक्टर थ्योरी, सैलरी जो है वो हाइजीन फैक्टर है। अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, ग्रोथ, चैलेंज, चैलेंजिंग वर्क, ये सारी चीजें मोटिवेशनल फैक्टर है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होगा सी। आगे बढ़ते हैं एक्स और वाई थ्योरी। आपने पढ़ा होगा एक्स एंड वाई थ्योरी गिवन बाय मैकग्रेगर। X theory is a negative theory which believes that the workers are lazy and do not want to work by themselves. So people are lazy and avoid work. क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है बी। वाई थ्योरी जो मैकग्रेगर ने दी थी वो पॉजिटिव थ्योरी है, जो बिल्कुल उल्टा मानती है कि हर वर्कर मोटिवेटेड होता है, वो काम करना चाहता है, वो डेडिकेटेड होता है, वो वाई थ्योरी में बताया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं जेड थ्योरी, जिसको कि विलियम आउची ने दिया था, पहले भी बताया गया है। जेड थ्योरी किस चीज पर ज्यादा फोकस करती है? शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट, डिसीजन मेकिंग, लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट या लैक ऑफ ट्रस्ट। तो देखिए जेड थ्योरी गिवन बाय विलियम आउची ये लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट एंड लॉयल्टी ऑफ द वर्कर्स पर फोकस करती है कि उनका लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट हो और उनकी लॉयल्टी आपके संस्था के साथ बनी रहे। इसका सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है 12। सुपरविजन किस चीज से जुड़ा है? वर्क के निष्पादन से, डिसीजन मेकिंग से, पॉलिसी फॉर्मेशन से या फोरकास्टिंग से? देखिए पॉलिसी फ्यूचर से या डिसीजन मेकिंग से सुपरविजन का मतलब नहीं है। सुपरविजन हमेशा वर्क को प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए किया जाता है।
तो सुपरविजन इज कंसर्न विद एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क, यानी क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन ए सही आंसर है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। कौन सा कम्युनिकेशन सबऑर्डिनेट यानी नीचे के पद से सुपीरियर तक जाता है? देखिए, फॉर्मल कम्युनिकेशन वर्टिकल भी होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, डायगोनल होता है। वर्टिकल कम्युनिकेशन अपवर्ड भी जाता है, डाउनवर्ड भी जाता है। अपवर्ड का मतलब हुआ जब कोई सबऑर्डिनेट अपने सीनियर से बात कर रहा हो, वो अपवर्ड है। और अगर सीनियर सबऑर्डिनेट को कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है तो वो डाउनवर्ड है। इस केस में जो ये ऑप्शन है वो है अपवर्ड कम्युनिकेशन। 13 का ऑप्शन ए जो है वो सही है। यहां पर सबऑर्डिनेट अपने टॉप ऑर्डर से बात कर रहा है, हायर ऑर्डर से बात कर रहा है, तो दिस इज एन अपवर्ड कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 14, विच इज नॉट अ फॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्पॉन्टेनियसली ग्रो कर जाता है। किसी भी संस्था में जो फॉर्मल चैनल्स होते हैं कम्युनिकेशन के, उसके अलावा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी फ्लो करता है। चेन, व्हील और सर्किल, ये तीनों फॉर्मल कम्युनिकेशन के नेटवर्क हैं। ग्रेपवेन यानी अनौपचारिक जो होता है, जिसको हिंदी में अंगूर लता संप्रेषण भी बोलते हैं, ये फॉर्मल चैनल नहीं है, ये इनफॉर्मल चैनल है। इसका नाम अंगूर लता इसलिए रखा गया है क्योंकि ये किसी भी दिशा में अंगूर की लता की तरफ फैलता है। जो इनफॉर्मल अनौपचारिक कम्युनिकेशन होता है, उसका पहले से तय कोई भी दिशा या मार्ग नहीं होता, इसीलिए उसको ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर है सी। इसका सी उत्तर होगा, ग्रेपवाइन। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको एफडब्ल्यू टेलर ने दिया था, जिसमें इन्होंने फंक्शनल फोरमैनशिप भी डेवलप किया था, 8 टाइप ऑफ सुपरवाइजर्स भी बताए थे, वो ज्यादा सूट कहां पर है? जब छोटा संस्था हो या बड़े आकार की संस्था हो जिसमें डाइवर्सिफिकेशन हो, जहां कम गतिविधियां हो, या टेम्परेरी ऑर्गेनाइजेशन हो। देखिए, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन वहीं पर ज्यादा उचित है जहां पर ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो और जिसमें विविध प्रकार की एक्टिविटीज हो, यानी कि डाइवर्सिफाइड एक्टिविटी हो। उस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन सही होता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर है बी, जहां पर साइज और एक्टिविटीज, साइज बड़ा हो ऑर्गेनाइजेशन का और एक्टिविटीज डाइवर्सिफाइड हो। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। स्पैन ऑफ कंट्रोल। देखिए, स्पैन ऑफ कंट्रोल मतलब क्या होता है? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट भी इसको बोलते हैं। स्पैन ऑफ कंट्रोल मींस नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ वन सुपरवाइजर। किस समय स्पैन ऑफ कंट्रोल बड़ा रख सकते हैं? जब सबऑर्डिनेट्स अकुशल हो, वर्क बहुत मुश्किल हो, या सबऑर्डिनेट्स वेल ट्रेन्ड हो। देखिए, जब भी सबऑर्डिनेट्स लेस ट्रेन्ड होंगे, ज्यादा लोगों को सुपरवाइज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जहां पे सबऑर्डिनेट्स ट्रेन्ड हैं, वेल एजुकेटेड हैं, वहां पर एक सुपरवाइजर द्वारा ज्यादा लोगों को, ज्यादा सबऑर्डिनेट को सुपरवाइज किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर है सी, जहां पर सबऑर्डिनेट्स जो है वो वेल ट्रेन्ड है, पढ़े लिखे भी हैं, प्रशिक्षित भी हैं, उनके ऊपर ज्यादा सुपरवाइजन की जरूरत नहीं है। इसका सही आंसर है सी। अब आते हैं 17 पर। लाइन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सबसे सिंपल टाइप का ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसमें अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सीध में फ्लो करती है, उसको
मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं, पहले के कई लेक्चर में बताया हुआ है, क्योंकि मिलिट्री में जो हायरकी होती है टॉप से बॉटम अधिकारियों की, वो एक सीध में चलती है। लाइन ऑर्गेनाइजेशन ओल्डेस्ट सिंपलेस्ट प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन होता है। ज्यादातर छोटी संस्थाओं में यही प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। इसका सही उत्तर है मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑप्शन बी इसका सही है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं 18। क्वेश्चन 18, गैंग प्लान किससे जुड़ा है? आपने सिंपली पढ़ा है, स्केलर चेन का प्रिंसिपल एफ.डब्ल्यू. टेलर ने अपने 14 प्रिंसिपल्स में दिया है। स्केलर चेन के अंदर ही उन्होंने गैंग प्लैंक का कॉन्सेप्ट बताया था कि एक डिपार्टमेंट का व्यक्ति जो किसी पद पर है, दूसरे डिपार्टमेंट के व्यक्ति जो सेम पद पर है, उस पर वो डायरेक्ट जो है वो बात उनसे कम्युनिकेट कर सकता है, यानी बीच से एक रास्ता बना करके सीधे कम्युनिकेशन किया जा सकता है। इसको इन्होंने गैंग प्लैंक का नाम दिया था। ये हेनरी फ्योल से एसोसिएटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर है बी। अगले प्रश्न पर आते हैं 19। अकॉर्डिंग टू टेलर द मेन कॉज ऑफ इनएफिशिएंसी। टेलर के मुताबिक अक्षमता का मुख्य कारण क्या है? पूंजी की कमी, रूल ऑफ थंब, हाई वेजेस या ओवर प्रोडक्शन? रूल ऑफ थंब टेलर ने बताया था, मैनेजमेंट इज अ साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। इसमें इन्होंने ये कहा था कि हर व्यक्ति को पहले दिन से प्रोडक्शन का बेस्ट तरीका मालूम होना चाहिए। रूल ऑफ थंब जिसको इन्होंने हिट एंड रन या ट्रायल एंड एरर का नाम दिया था, कि ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है, ये इनएफिशिएंसी का, अकुशलता का मुख्य कारण है। तो इसका सही आंसर है बी। 19 का सही आंसर है बी, रूल ऑफ थंब। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 20। विच मोटिवेशन थ्योरी इज बेस्ड ऑन दैट अनसेटिस्फाइड नीड एक्ट एज मोटिवेटर? सबसे सिंपल क्वेश्चन है। मॉस्लो की नीड हायरार्की में इन्होंने ये बताया था कि हमारी जो अतृप्त जरूरतें हैं, अनसेटिस्फाइड नीड है, वो हमको मोटिवेट करती हैं, और एक लोअर लेवल की नीड सेटिस्फाई होने के बाद हम उससे ऊपर वाली नीड के लिए मोटिवेट होते हैं। तो ये है मॉस्लोस थ्योरी। 20 का ऑप्शन ए सही है, मॉस्लोस नीड हायरार्की थ्योरी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 21, विच लीडरशिप स्टाइल गिव्स मैक्सिमम फ्रीडम टू सबऑर्डिनेट? कौन सी लीडरशिप स्टाइल अपने सबऑर्डिनेट्स को सबसे ज्यादा आजादी देती है? तो इसका सही उत्तर है लेजीज फेयर, जिसको फ्री रीन लीडरशिप भी बोलते हैं, जो फ्रेंच भाषा का शब्द है, जिसमें सबऑर्डिनेट्स के ऊपर अपने जो सुपीरियर है उनका पूरा भरोसा होता है। वो उनको कम से कम इंस्ट्रक्शन देके उनके ऊपर डिसीजंस को छोड़ देता है कि हमारे सबऑर्डिनेट्स ट्रेंड हैं, उनके ऊपर मुझे विश्वास है और वो सही काम करेंगे। मैक्सिमम फ्रीडम जो है वो लेजीस्फेयर में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 21 का सही उत्तर है सी, लेजीस्फेयर। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं 22 पर। कम्युनिकेशन कब इफेक्टिव होता है? जब प्रश्न अधिक हो, विवाद हो, मौन हो या कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो। दो लोगों के बीच में इफेक्टिव कम्युनिकेशन तभी होगा जब दोनों के बीच में बेहतर समझ हो, सामान्य समझ दोनों के बीच में जब सही होगी तो कम्युनिकेशन ज्यादा इफेक्टिव होगा। प्रश्न संख्या 22 का सही आंसर है कॉमन अंडरस्टैंडिंग। फिर है क्वेश्चन नंबर 23, विच प्रिंसिपल ऑफ फोइल इज वॉलेटेड व्हेन अथॉरिटी इज नॉट अकम्पनीड बाय रिस्पॉन्सिबिलिटी?
अकाउंटेबिलिटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी के संग लिंक नहीं किया गया है, सिंपल है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का उल्लंघन है, जिसमें इन्होंने बताया था देयर शुड बी अ पैरिटी और मैच बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों में से कोई भी अधिक या कम होगा तो डिसबैलेंस क्रिएट करेगा। तो अगर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिसमैच है तो ये इसका सही उत्तर है 23 का बी, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल को ये वायलेट करता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, एमबीओ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, कई बार बताया हुआ क्वेश्चन है, पीटर ड्रकर द्वारा दिया गया ये कॉन्सेप्ट है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय पीटर ड्रकर, इसका आंसर ए सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं, विच थियोरी ऑफ मोटिवेशन एम्फेसिस थ्री कैटेगरीज, एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस और ग्रोथ। देखिए ये एडल्फर की ERG थ्योरी की बात हो रही है, नाम से ही पता लग रहा है, एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस और ग्रोथ। मॉस्लो की हम लोगों ने पढ़ा है, हेज़बर्ग्स की हाइजीन थ्योरी के बारे में भी पढ़ा है, जिसको टू फैक्टर थ्योरी भी बोलते हैं। मैग्रीगर की X और Y थ्योरी है, विलियम आउची की Z थ्योरी है, तो ये एडल्फर की थ्योरी है। 25 का सही आंसर है सी, एडल्फर्स ERG थ्योरी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, 26, कंट्रोलिंग को फॉरवर्ड लुकिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पास्ट परफॉर्मेंस को देखता है, भविष्य में करेक्टिव एक्शन लेना चाहता है, दो मैनेजर्स को कंपेयर करता है, या प्लानिंग को ही समाप्त कर देता है। देखिए, इट एंश्योर्स करेक्टिव एक्शन इन फ्यूचर। 26 का सही आंसर है बी, क्योंकि कंट्रोलिंग ये कोशिश करता है कि भविष्य में किसी गलत एक्टिविटी की पुनरावृत्ति ना हो, रिपीटिशन ना हो। कंट्रोलिंग मैनेजमेंट का आखिरी फंक्शन है, लेकिन कंट्रोलिंग की शुरुआत प्लानिंग के ही दौरान हो जाती है, क्योंकि कंट्रोलिंग के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, वो प्लानिंग के ही समय डिसाइड कर लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27, आते हैं 27 पर। क्या है 27? इसमें से कौन प्लानिंग का लिमिटेशन नहीं है? देखिए, प्लानिंग रिजिडिटी क्रिएट करती है, टाइम कंज्यूमिंग भी है, एक्सपेंसिव यानी कॉस्टली भी है, लेकिन प्लानिंग ऑब्जेक्टिव पर फोकस करती है, ये इसका डिसएडवांटेज या लिमिटेशन न हो के एडवांटेज है, तो इसका सही आंसर है 27 का बी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं 28 पर। फंक्शनल फोरमैनशिप का कॉन्सेप्ट टेलर ने बताया था, इन्होंने 8 फंक्शनल फोरमैन का कॉन्सेप्ट दिया था, जो कि यूनिटी ऑफ कमांड के अगेंस्ट था, तो ये है FW टेलर। 28 का ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगले पर आते हैं जल्दी से, एल्टन मायो का नाम किससे जुड़ा है? साइंटिफिक मैनेजमेंट, ब्यूरोक्रेटिक, हम लोगों ने पहले डिस्कस भी किया है। एल्टन मायो ने फेमस हाउथोर्न एक्सपेरिमेंट किए थे अमेरिका में, जो कि ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच इन मैनेजमेंट के संदर्भ में थे, जिसके बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है। तो 29 का सही आंसर है सी, हाउथोर्न एक्सपेरिमेंट। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं 30 नंबर पर। इसमें से स्केलर चेन के बारे में क्या सही नहीं है? ये लाइन अथॉरिटी को बिलोंग करता है, सही है। ये कम्युनिकेशन को प्रोवाइड करता है, इट अवॉइड्स क्रॉस कम्युनिकेशन, इट परमिट्स डायरेक्ट कम्युनिकेशन विदाउट ब्रेकिंग चेन, ये तीनों तो सही दिख रहे हैं। इट अवॉइड्स क्रॉस कम्युनिकेशन, ये क्रॉस कम्युनिकेशन नहीं होने देता, ये गलत है, क्योंकि स्केलर चेन में क्रॉस कम्युनिकेशन किया जा सकता है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में गैंग प्लान की मदद से। तो 30 का ऑप्शन डी सही लग रहा है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। आगे के क्वेश्चंस पर बढ़ते हैं 31 पर।
क्वेश्चन नंबर 31, स्पैन ऑफ अटेंशन। मैनेजमेंट में स्पैन ऑफ अटेंशन किससे जुड़ा है? कंट्रोलिंग, सुपरविजन, मोटिवेशन या लीडरशिप? देखिए, स्पैन ऑफ अटेंशन हमेशा सुपरविजन से जुड़ा हुआ है। ये मोटिवेशन, लीडरशिप या कंट्रोलिंग से संबंधित टर्म नहीं है। स्पैन ऑफ अटेंशन यानी कि आप कितने लोगों को डायरेक्टली सही से सुपरवाइज कर पा रहे हैं, तो इसका सही आंसर है सुपरविजन यानी कि बी। अगला प्रश्न है 32, थ्री नीड्स थ्योरी किसको बोलते हैं? विच मोटिवेशन थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज थ्री नीड्स थ्योरी? इसका सही आंसर है मैकलेंड्स थ्योरी, बी। आप इसको खोजेंगे आराम से आपको ये मिल जाएगा। मॉस्लो, हेसबर्ग, एडल्फर हम लोग पढ़ चुके हैं। विच मोटिवेशन थ्योरी इज नोन एज थ्री नीड्स थ्योरी? ये मैकलेंड्स की थ्योरी है। 32 का ऑप्शन बी सही होगा। 33 पर आते हैं। इसमें से क्राइसिस के समय, संकट के समय कौन सी लीडरशिप स्टाइल सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है? संकट के समय में आपको ज्यादा छूट देने का मौका नहीं मिलता, न किसी से पूछने का और न ब्यूरोक्रेटिक की तरह से नियम कानून फॉलो करने का मौका मिलता है। तो ऑटोक्रेटिक लीडर जो है, ऑटोक्रेटिक लीडर जो अपने से निर्णय लेता है, सबऑर्डिनेट्स पर ज्यादा डिपेंड नहीं रहता, संकट के समय ऑटोक्रेटिक लीडर बेस्ट माना जाता है। इसके बाद है स्पिरिट डी कॉर्प्स किससे संबंधित है? बहुत सिंपल सा है। स्पिरिट डी कॉर्प्स फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका मतलब है टीम स्पिरिट। 34 का आंसर ए होगा। विच कम्युनिकेशन नेटवर्क इज कंसिडर्ड फास्टेस्ट बस लीस्ट रिलायबल? कौन सा कम्युनिकेशन नेटवर्क सबसे तेज माना जाता है लेकिन जो ज्यादा रिलायबल यानी भरोसेमंद नहीं होता? वो होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क, जिसको ग्रिपवाइन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर है सी। क्वेश्चन 36 पर आते हैं। लीडरशिप की डेफिनेशन, द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अ ग्रुप बिहेवियर टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ गोल। ये परिभाषा डेफिनेशन किसने दी थी? लीडरशिप की डेफिनेशन, मोटिवेशन की डेफिनेशन, मैनेजमेंट की डेफिनेशन, इनके फंक्शंस की बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो आपको याद करनी है क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय ऊम्स एंड ओडोनेल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं 37, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट अप्रोच। योग्यतम की उत्तरजीविता दृष्टिकोण किससे संबंधित है? देखिए, आपने बड़ा फेमस सिद्धांत पढ़ा होगा चार्ल्स डार्विन का। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब है जो बदलते हुए माहौल से, एनवायरनमेंट से अपने आप को एडॉप्ट करा लेगा, उसके संग एडॉप्ट हो जाएगा, ढल जाएगा, वही सर्वाइव करेगा, उसी की ग्रोथ होगी। तो इसका सही उत्तर है सोशल डार्विनिज्म। चार्ल्स डार्विन की फेमस थ्योरी पर यह आधारित है। चार्ल्स डार्विन ने बताया था कि जो फिटेस्ट होगा यानी जो माहौल से ढल जाएगा वही आगे बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है 38, डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क। जोखिम की स्थिति में निर्णय लेना क्या मानता है? डिसीजन मेकिंग का ये एक एजम्पशन है कि परिणाम पूरी तरह से अज्ञात है या परिणामों की संभावनाएं ज्ञात है। निर्णयकर्ता का पूर्ण नियंत्रण है, परिणाम निश्चित है। देखिए, कभी भी परिणाम निश्चित नहीं होता और डिसीजन मेकिंग का फुल कंट्रोल कभी हो नहीं सकता। तो सी और डी ऑप्शन तो संभव ही नहीं है। इसका सही उत्तर है बी। डिसीजन मेकिंग रिस्क में यह मानती है कि परिणामों की संभावनाएं ज्ञात है, क्या क्या संभावित परिणाम हो सकते हैं उसके आधार पर रिस्क के समय डिसीजन लिए जाते हैं। इसके बाद है 39,
इसमें से कौन प्रबंध के प्रशासनिक सिद्धांत से संबंधित है? देखिए, एफ.डब्ल्यू. टेलर का ज्यादातर सिद्धांत और फोकस प्रोडक्शन से रिलेटेड था, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने से, एफिशिएंसी बढ़ाने से। लेकिन हेनरी फ्योल के जो ज्यादातर सिद्धांत हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हैं और बाकी चीजों को मैनेजमेंट से भी वो रिलेटेड है, बट उनका ओवरऑल फोकस एडमिनिस्ट्रेशन पर था। एफ.डब्ल्यू. टेलर का मेन फोकस प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी से संबंधित था। तो इसका सही आंसर है हेनरी फ्योल, 39 का बी ऑप्शन जो है वो सही होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं 40। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन यूनिटी ऑफ कमांड को नहीं फॉलो करता? आपने कई बार पढ़ा है कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन गिवन बाय टेलर, जिसमें नंबर ऑफ सुपीरियर्स बताया गया है, उसमें कभी भी यूनिटी ऑफ कमांड संभव नहीं है। एक सबऑर्डिनेट एक ही सुपीरियर से आदेश प्राप्त करेगा, ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में संभव नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा बी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं 41। इसमें से कौन साइंटिफिक मैनेजमेंट का फीचर नहीं है? साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब, मैक्सिमम नॉट रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट भी है, हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड भी है, यूनिटी ऑफ कमांड एफ.डब्ल्यू. टेलर के साइंटिफिक प्रिंसिपल्स में नहीं बताया गया है, ये हेनरी फ्योल द्वारा दिया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न पर जल्दी से बढ़ते हैं 42 पर। इसमें से कौन वैलेंसी और एक्सपेक्टेंसी पर बेस्ड है थ्योरी मोटिवेशन की? मोटिवेशन की कई थ्योरी हम लोगों ने पढ़ी, एक्स थ्योरी, वाई थ्योरी, जेड थ्योरी, और यह है वैलेंसी और एक्सपेक्टेंसी पर। दिस इज रिलेटेड टू विक्टर व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। विक्टर व्रूम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी वैलेंसी और एक्सपेक्टेंसी पर बेस्ड है। देखिए, मैं आज की क्लास में बहुत ज्यादा डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूं, क्योंकि आपकी तैयारियां काफी दिनों से चल रही हैं और अब आपको कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा वैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी आपके एग्जाम में आने की है, जो आपके सिलेबस को हिट करता है, पूरी तरह से सिलेबस पर बेस्ड है। इसीलिए मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन या समय आपका न लेकर के कम समय में ज्यादा क्वेश्चन आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, लाइन ऑर्गेनाइजेशन जो सिंपलेस्ट होता है, जिसको मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन का अर्थ है कि जो मेन लाइन अथॉरिटी है उनके साथ कुछ एडवाइजर्स, एक्सपर्ट्स को भी जोड़ा जाता है, जो उनको एडवाइस तो देते हैं। आमतौर पे एडवाइजर्स के पास सिर्फ एडवाइस की अथॉरिटी होती है, डिसीजन मेकिंग लाइन अथॉरिटी को ही लेना पड़ता है। लाइन एंड स्टाफ, इसमें जो स्टाफ शब्द है वो एडवाइजर्स के लिए यूज होता है, जो लाइन अथॉरिटी के संग अटैच किए जाते हैं। तो 43 का लाइन अथॉरिटी विद स्टाफ एडवाइस, 43 का आंसर बी सही होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं 44। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी गिवन बाय हेनरी फ्योल क्या बताता है? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, जस्टिस एंड फेयरनेस टू एम्प्लॉइज, इक्वल अपॉर्चुनिटीज या ऑल ऑफ द अबव। इक्विटी का मतलब ये तीनों है, समान कार्य के लिए समान वेतन, जस्टिस एंड फेयरनेस और सबको बराबर का मौका देना, सबके संग समान परिस्थितियों में एक जैसा बर्ताव करना। तो 44 का ऑप्शन डी सही होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। ऐसा कौन से प्रकार का लीडर है जो सिर्फ फॉर्मल अथॉरिटी पर बेस्ड है? ऑटोक्रेटिक, खुद से निर्णय लेता है, कैरिस्मेटिक, अपने व्यक्तित्व का लाभ लेता है, और डेमोक्रेटिक लीडर जो होता है, जिसको कि प्रजातांत्रिक लीडर भी बोलते हैं, जो सबकी सहमति लेके काम करता है, वो डिपेंड्स मेनली ऑन फॉर्मल अथॉरिटी। जो अथॉरिटी उसको फॉर्मली संस्था द्वारा मिली गई है, सिर्फ वो उसी का इस्तेमाल करता है। तो इसका सही आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है 46। कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंडेड रेशनैलिटी किसने दिया था?
देखिए, बाउंडेड रेशनैलिटी डिसीजन मेकिंग में हर्बर्ट साइमन की देन है। हर्बर्ट साइमन has given the concept of bounded rationality in decision making in the management. इसका सही आंसर है हर्बर्ट साइमन। अगला क्वेश्चन है 47, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, इसका क्या अर्थ होता है? इनिशिएटिव का अर्थ होता है कि आपके जो वर्कर्स हैं, आप उनको पहल करने की इजाजत दीजिए कि वो अपने मर्जी से भी कुछ डिसीजन ले सकें, कुछ नया करने का प्रयास करें, तो आप उसको प्रोत्साहित करिए। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। वर्कर शुड बी गिवन फ्रीडम टू टेक डिसीजन। ये इन चारों में से बेस्ट इसका जो ऑप्शन होगा वो है 47 का बी, वर्कर शुड बी गिवन फ्रीडम टू टेक डिसीजंस। अगला प्रश्न है 48, इसमें से कौन कम्युनिकेशन प्रोसेस का पार्ट नहीं है? कम्युनिकेशन एक सर्कुलर प्रोसेस है जो सेंडर से शुरू होकर रिसीवर तक जाता है। रिसीवर का फीडबैक जब सेंडर को प्राप्त होता है तब जाके कम्युनिकेशन की प्रक्रिया पूरी होती है। ए बी सी उसमें मौजूद है। फीडबैक लूप मतलब फीडबैक का ना होना, ये इसका फीचर नहीं है, बल्कि फीडबैक का होना इसका फीचर है। तो 48 का सही ऑप्शन है डी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। Which principle of Taylor suggests maximum prosperity for employer and employee? टेलर का कौन सा प्रिंसिपल ये निश्चित करने की कोशिश करता है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों की प्रॉस्पेरिटी बढ़े, दोनों ही समृद्ध हो। साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब, ये प्रोडक्शन से जुड़ा है। हार्मोनी नॉट डिस्कवर्ड, आपस के बिहेवियर से जुड़ा है। मैक्सिमम नॉट रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट, कॉस्ट से जुड़ा हुआ है। डेवलपमेंट ऑफ ईच वर्कर, प्रत्येक कर्मचारी का विकास। और देखिए ए और बी इसमें से संभावना नहीं है किसी भी हालत में। मैक्सिमम नॉट रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट और डेवलपमेंट ऑफ ईच वर्कर। देखिए, डेवलपमेंट ऑफ ईच वर्कर में एम्प्लॉयर का जिक्र नहीं हो रहा है, खाली एम्प्लॉय का जिक्र हो रहा है। मैक्सिमम नॉट रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट, इन्होंने कहा था कि जितना भी संभावित हो अधिकतम आउटपुट बनाना चाहिए, जिससे कि कॉस्ट कम आएगी, लेबर को ज्यादा वेजेस मिलेगा और एम्प्लॉयर को भी इस घटी हुई लागत का फायदा मिलेगा। तो इसका सही आंसर है सी। सी इज द करेक्ट आंसर, मैक्सिमम नॉट रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट। अगला प्रश्न है 50, अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी लीड टू मिसयूज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन। ये किसका वक्तव्य है? देखिए, नाम से, डेफिनेशन से पता लग रहा है कि इसमें अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई है। ये और कोई नहीं, हेनरी फेउल का ही दिया गया वक्तव्य है। अधिकार बिना उत्तरदायित्व के दुरुपयोग करता है, उत्तरदायित्व बिना अधिकार के निराशा उत्पन्न करता है। दिस इज गिवन बाय हेनरी फेउल। देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है, वित्तीय प्रबंधन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। किस चीज से संबंधित है फाइनेंशियल मैनेजमेंट? धन का संकलन, मोबिलाइज करना, या उसको इन्वेस्ट करना, या इन दोनों को करना, या सिर्फ लाभ का वितरण करना? देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक बहुत ब्रॉड टर्म है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मनी के सोर्स को खोजना, उसका प्रोक्योरमेंट करना, सही तरह से सही जगह पर निवेश करना, ये सारी चीजें संबंधित है। तो ये है बोथ मोबिलाइजेशन एंड इन्वेस्टमेंट। इन चारों के हिसाब से जो बेस्ट ऑप्शन है वो है सी। धन को, रिसोर्सेस को एकत्रित करना, सही जगह से सही समय पर सही प्रयोग करते हुए उसको सही जगह पर इन्वेस्ट करना। इसका सही उत्तर है सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? क्वेश्चन नंबर 52,
फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव नहीं है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बिल्कुल है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन भी है, आपके इन्वेस्टमेंट को लिक्विडिटी प्रोवाइड करना भी है, मिनिमाइजिंग शेयर होल्डर्स वेल्थ कभी नहीं हो सकता, मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर्स वेल्थ होता है। तो इसका सही आंसर है डी। देखिए, अगर प्रश्न ये आता है व्हाट इज द बिगेस्ट, व्हाट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, इसी में कंफ्यूजन होता है। आप याद रख लीजिए, बिना किसी डाउट के आपको आंसर लगाना है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, मैक्सिमाइजेशन ऑफ द शेयर होल्डर्स वेल्थ। कभी भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फाइनेंशियल मैनेजमेंट का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव लिखकर नहीं आना है, यह आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं 53 पर। 53 क्वेश्चन है, विच फाइनेंशियल डिसीजन डील विद कंपोजिशन ऑफ डेट एंड इक्विटी। डेट और इक्विटी का कितना कंपोजिशन हमें रखना है कैपिटल स्ट्रक्चर में? क्या ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन तो इन्वेस्ट करने से होता है कि किस जगह पर निवेश करना है। क्या ये फाइनेंसिंग डिसीजन है, क्या डिविडेंड डिसीजन है, या वर्किंग कैपिटल डिसीजन है? देखिए, डेट और इक्विटी इन्वेस्टमेंट से संबंधित नहीं है, ये फाइनेंसिंग से जुड़े हुए हैं कि हमें अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए जो वो पूंजी चाहिए वो कौन कौन से सोर्स से चाहिए और क्या मिक्सचर होगा, कितना डेट होगा, कितना इक्विटी होगा, वो कैपिटल स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं और ये लॉन्ग टर्म के लिए डिसाइड किया जाता है। तो इसका सही आंसर है 53 का बी, फाइनेंसिंग डिसीजन। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या इंश्योर करती है? वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज तो कभी वो इंश्योर नहीं कर सकती, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, नो फ्यूचर रिक्वायरमेंट या एलिमिनेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग को कभी एलिमिनेट किया नहीं जा सकता, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो भी संसाधन है, मैन, मशीन, मटेरियल्स, लेबर, इनका सबसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं 55। इसमें से कौन मनी मार्केट से संबंधित नहीं है? देखिए, मनी मार्केट शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज से डील करता है, मनी मार्केट को रेगुलेट करता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कैपिटल मार्केट मीडियम से लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज को डील करता है, जिसको रेगुलेट करता है सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इक्विटी शेयर का लेना देना मनी मार्केट से नहीं है, ये कैपिटल मार्केट से संबंधित है। बाकी ये तीनों मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो 54 का सही आंसर होगा डी। कैपिटल मार्केट किस चीज से डील करता है? अभी मैंने बताया, मीडियम से लॉन्ग टर्म फंड्स, मीडियम से लॉन्ग टर्म, 1 साल से ज्यादा, 3 साल, 5 साल या और भी ज्यादा। डिवेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स की मैच्योरिटी आमतौर पे काफी लंबी होती है, तो ये मीडियम से लॉन्ग टर्म फंड्स में जो डील करता है वो कैपिटल मार्केट होता है। 56 का सही आंसर है बी। विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा स्टॉक एक्सचेंज का फंक्शन नहीं है? लिक्विडिटी वो प्रोवाइड करता है, स्पेकुलेशन को भी कंट्रोल करता है, सिक्योरिटीज की प्राइसिंग भी करता है, न्यू शेयर क्या वो इशू करता है? स्टॉक एक्सचेंज डील्स इन सेकेंडरी सिक्योरिटीज विच आर ऑलरेडी इशूड, जो प्राइमरी मार्केट द्वारा इशू की जा चुकी है उसी को लिस्टिंग कराने के बाद आप वहां पर डील कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट नए शेयर में डील नहीं करता, उनको इशू नहीं करता। 57 का सही उत्तर है डी, इशूइंग ऑफ न्यू सिक्योरिटीज। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं 58। आपने बहुत बार पढ़ा है, सेबी को एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया था 1992 में। इसका जन्म पहले हो चुका था, लेकिन सेबी एक्ट द्वारा इसको 1992 में एक
बॉडी बनाया गया जो स्टैट्यूटरी यानी वैधानिक बॉडी थी। 1992 इसका आंसर सही है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं 59। इसमें से कौन सेबी का फंक्शन नहीं है? इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करता है, ये फंक्शन है। स्टॉक मार्केट को भी रेगुलेट करता है। मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल सेबी नहीं करता, मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल आरबीआई करता है। तो 59 का सही आंसर है सी, सेबी डज नॉट कंट्रोल मॉनेटरी पॉलिसी। प्राइमरी मार्केट को और किस नाम से जानते हैं? न्यू इशू मार्केट, ओल्ड सिक्योरिटीज मार्केट, सेकेंड हैंड मार्केट या इनफॉर्मल? इनफॉर्मल हो नहीं सकता। ओल्ड सिक्योरिटी मार्केट या सेकेंड हैंड मार्केट आप स्टॉक एक्सचेंज को बोल सकते हैं। यहां पर उन सिक्योरिटीज को डील करते हैं जो पहले से बेची जा चुकी है। तो ये न्यू इशू मार्केट है। 60 का आंसर ए होगा। 61, प्राइमरी मार्केट में फ्लोटेशन, सिक्योरिटीज के फ्लोटेशन का कौन सा तरीका नहीं है? पब्लिक इशू, ऑफर फॉर सेल सबसे कॉमन है। प्राइवेट प्लेसमेंट भी करती है कंपनियां, लेकिन स्टॉक ब्रोकिंग किसी भी तरीके से प्राइमरी मार्केट में सिक्योरिटीज को लॉन्च करने का तरीका नहीं है। 61 का सही उत्तर है सी, स्टॉक ब्रोकिंग नहीं है। देखिए बदला सिस्टम क्या है? ये सेटलमेंट से जुड़ा हुआ सिस्टम है। स्टॉक मार्केट में जब आप शेयर्स बेचते हैं तो जो सेटलमेंट होता है उसको अब T+1 कर दिया गया है, यानी ट्रेडिंग डे +1 में आपके डिलीवरी वाले जो सौदे हैं वो सेटल हो जाते हैं। इसको किससे रिप्लेस किया गया? सेबी एक्ट, डिपॉजिटरी एक्ट, एनएससी रिफॉर्म्स? नहीं, इसका सही आंसर है फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग, इसका सही उत्तर है। बदला सिस्टम को इसने रिप्लेस किया है। 63, इसमें से कौन मनी मार्केट का पार्टिसिपेंट नहीं है? देखिए आरबीआई तो कंट्रोलर ही है, कॉमर्शियल बैंक बड़े प्लेयर है मनी मार्केट के, इंश्योरेंस कंपनियां भी मनी मार्केट की प्लेयर्स है, फार्मर्स जो है किसान वो डायरेक्टली किसी भी तरीके से मनी मार्केट का हिस्सा नहीं है। मार्केट का हिस्सा संस्थाएं होती है, आरबीआई है, कॉमर्शियल बैंक है और भी है, लेकिन फार्मर्स इसका हिस्सा नहीं है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। इसमें से कौन स्टॉक एक्सचेंज में इस्तेमाल होने वाला टर्म नहीं है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुल्स आपने सुना होगा, जो शेयरों को खरीदता है शेयर बढ़ने की उम्मीद में। बियर्स, मंदड़िया बोले जाते हैं, जो दाम के गिरने से लाभ कमाना चाहता है। पिग उनको बोलते हैं जो बहुत कम समय में बहुत ज्यादा लाभ कमाना चाहते हैं। एक शब्द स्टैग होता है। स्टैग मतलब वो इन्वेस्टर जो नए सिक्योरिटीज में, आईपीओ वगैरह में पैसा लगाता है और लिस्टिंग पर बेच करके पैसा कमाने की कोशिश करता है। हेज हॉग स्टॉक मार्केट में इस्तेमाल होने वाला कोई टर्म नहीं है, बाकी तीनों इसके सही टर्म्स हैं। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं 65 पे। भारत में डिपॉजिटरी सिस्टम कब लाया गया? देखिए इसके पहले डीमैट फॉर्म में शेयर्स नहीं होते थे, फिजिकल फॉर्म में होते थे। एनएसडीएल और सीडीएसएल भारत में दो डिपॉजिटरी समय काम कर रही है, इनके बारे में डिटेल बताया गया है। डिपॉजिटरी सिस्टम इंडिया में 1996 में इंट्रोड्यूस किया गया था। 65 का सही आंसर है बी, डिपॉजिटरी सिस्टम। दो डिपॉजिटरीज इस समय इंडिया में काम कर रही हैं। और एक होता है डिपॉजिटरी में डीपी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। देखिए डिपॉजिटरी तो दो ही है, एनएसडीएल, सीडीएसएल, दोनों के बारे में पिछले लेक्चर्स में बताया है, कब बना है, किस एक्ट से बना है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट वो होते हैं जो एक तरीके से डिपॉजिटरी या डिपॉजिटरी और इन्वेस्टर्स के बीच की एक कड़ी होते हैं, जो जनरली ब्रोकर्स वगैरह होते हैं, जो आपके अकाउंट को डिपॉजिटरी के पास मेंटेन करते हैं। डिपॉजिटरी में हमारे स्टॉक्स
इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में क्रेडिट और डेबिट होते हैं, जिससे कि उनकी सिक्योरिटी होती है और उनके खराब होने का, खो जाने का भी डर नहीं होता। ये है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट 66 का ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रमोशनल टूल? मार्केटिंग में कौन सा प्रमोशनल टूल नहीं है? सेल्स प्रमोशन है, पर्सनल सेलिंग है, पैकेजिंग भी इसका एक हिस्सा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रमोशन से जुड़ा हुआ टूल नहीं है। तो 67 का सही आंसर होगा डी। विच ऑफ टाइप ऑफ प्रमोशनल टूल क्रिएट्स इमीडिएट शॉर्ट टर्म डिमांड? जिससे तुरंत डिमांड क्रिएट होती है, भले वो शॉर्ट टर्म हो। देखिए इसमें है पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट या पब्लिक रिलेशन। सेल्स प्रमोशन में वो टेक्निक्स अपनाई जाती हैं जैसे डिस्काउंट देना, गिफ्ट देना, फ्री कूपन्स देना, वाउचर्स देना, कंपटीशन कराना, फ्री डेमोन्स्ट्रेशन करना, एग्जीबिशन करना, ये सब सेल्स प्रमोशन की टेक्निक होती है, जो एडवर्टाइजमेंट और पर्सनल सेलिंग से अलग होती हैं, जो शॉर्ट टर्म में डिमांड को तुरंत बूस्ट करती हैं। जैसे फेस्टिवल्स वगैरह पे जो ऑफर्स आते हैं, वो सेल्स प्रमोशन का एक उदाहरण है। तो 68 का सही आंसर है बी, सेल्स प्रमोशन। 69, इसमें से कौन एडवर्टाइजमेंट का फंक्शन नहीं है? मास कम्युनिकेशन है, परसुएशन है, लोगों को परसुएड करना, उनको नए पुराने सारे प्रोडक्ट्स, उनके प्राइस, फीचर्स के बारे में सूचित करना। स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो मार्केटिंग के अंदर एडवर्टाइजमेंट का फंक्शन नहीं है। स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग अलग फंक्शंस है। Which of the following is not a type of packaging? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी या कॉम्प्लेक्स? देखिए प्राइमरी पैकिंग भी होती है, सेकेंडरी भी होती है, टर्शरी भी होती है। प्राइमरी पैकिंग आप मान लीजिए जैसे टूथपेस्ट, टूथपेस्ट जिस ट्यूब में होता है वो प्राइमरी पैकिंग है। उसके ऊपर एक जो छोटा कार्टन का डब्बा होता है वो सेकेंडरी पैकिंग है। टर्शरी पैकिंग ट्रांसपोर्ट के लिए होती है, जब उन छोटे छोटे डब्बों को हम कार्टन में रख करके ट्रांसपोर्ट करेंगे, वो टर्शरी पैकिंग होती है। कॉम्प्लेक्स पैकिंग मार्केटिंग में कोई टर्म नहीं है। 70 का ऑप्शन डी सही है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, 71 पर बढ़ते हैं कि बुल इन स्टॉक मार्केट, अभी मैंने बताया था बुल वो होते हैं जो प्राइस राइज एक्सपेक्ट करते हैं और सिक्योरिटीज को लॉन्ग करते हैं यानी खरीदते हैं। तो इसका सही आंसर है एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस राइज। कॉमर्स इंक्लूड्स, कॉमर्स में क्या आता है? देखिए पहले भी बताया है, बिजनेस के अंदर इंडस्ट्री आती है और कॉमर्स आता है। कॉमर्स के अंदर ट्रेड आता है और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड आता है। तो कॉमर्स में आता है ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज। बिजनेस में आता है एक तरफ, बिजनेस का एक पार्ट इंडस्ट्री, एक कॉमर्स। इंडस्ट्री में प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी और टर्शरी। कॉमर्स में आता है ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड, उसको मदद करने वाले। तो इसका सही आंसर है बी, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज। इसमें से कौन सेकेंडरी इंडस्ट्रीज है? सेकेंडरी इंडस्ट्रीज विच कन्वर्ट्स द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। प्राइमरी में एग्रीकल्चर, माइनिंग यानी कि जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज आती है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है वो हमारी सेकेंडरी में आती है। 73 का सी। टर्शरी इंडस्ट्री में सर्विसेज आती है, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, बैंकिंग, इसके उदाहरण है वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, ये सब टर्शरी इंडस्ट्रीज में आती है। तो 74 का सही आंसर है बी, बैंकिंग टर्शरी इंडस्ट्री का उदाहरण है। फाइनेंशियल प्लानिंग का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। क्या नहीं है? ये कंटिन्यूअस है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन, रिड्यूसेस अनसर्टेनिटी, एलिमिनेट्स ऑल रिस्क। कोई भी प्लानिंग कभी भी किसी भी स्तर पर सारे रिस्क को समाप्त या एलिमिनेट नहीं कर सकती। तो इसका सही आंसर है बी।
अनसर्टेनिटी को रिड्यूस कर सकता है। डी इसका सही उत्तर है। अनसर्टेनिटी को रिड्यूस किया जा सकता है, लेकिन अनसर्टेनिटी को समाप्त नहीं किया जा सकता। फादर ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, कई बार हम लोग ने पढ़ा है। फादर ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट पीटर ड्रकर को बोलते हैं। फादर ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट नोन एज पीटर एफ ड्रकर। 76 का ऑप्शन ए सही है। पीटर ड्रकर मार्केटिंग मैनेजमेंट के फादर। द प्राइमरी एम ऑफ मार्केटिंग, पीटर ड्रकर के मुताबिक मार्केटिंग का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे ज्यादा फोकस क्या लाभ पर था, या सेटिस्फाइड कस्टमर, इनोवेशन, या मार्केट शेयर डोमिनेंस? पीटर ड्रकर का कहना था द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ all marketing activities should be to create satisfied customer। बाकी ऑब्जेक्टिव्स अपने आप पूरे हो जाएंगे। तो 77 का ऑप्शन सही है बी, क्रिएटिंग सेटिस्फाइड कस्टमर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 78 पर। इसमें से कौन मार्केटिंग मिक्स के 4 P's में नहीं है? देखिए, आपने पढ़ा है प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और प्लेस। ये आपने पढ़ा होगा, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और प्लेस। तो इसमें जो सही नहीं बैठ रहा है वो है सी। देखिए, 78 का सी है। जेरोम मैकार्थी नाम के एक मार्केटिंग एक्सपर्ट थे, उन्होंने 4 P's का कॉन्सेप्ट दिया था। प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस मिक्स, प्रमोशन मिक्स और प्लेस यानी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी, जिसको कई जगह पे बोलते हैं। तो प्रोसेस इसमें सही नहीं है। देखिए, अब अगला है द कॉन्सेप्ट ऑफ 7 P। 4 P's तो आपने पढ़े हैं, इसके बाद है 7 P's। देखिए, 7 P's ऑफ मार्केटिंग में क्या इंक्लूडेड है? प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस, ये चारों तो हैं ही। इनके अलावा क्या है? इनके अलावा है पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस। 79 का ऑप्शन ए सही है। आपको ये ध्यान रखना है, 7 P's में 4 P's तो वही है जो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन आपने पढ़े हैं, और 3 इसमें ऐड किए गए हैं, पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एग्जिस्टेंस। मॉडर्न मार्केटिंग में इसका भी इस्तेमाल होता है। 79 का ऑप्शन ए है। इसमें से कौन प्रमोशन मिक्स का एक ऑप्शन नहीं है, एलिमेंट नहीं है? पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट, ये तीनों प्रमोशन के तरीके हैं। पैकेजिंग प्रमोशन का तरीका नहीं है। 80 का ऑप्शन डी सही है। 81 पर आते हैं। विच कंज्यूमर राइट एंश्योर्स फ्रीडम फ्रॉम हैजार्डस ग्रुप? खतरनाक, हानिकारक वस्तुओं से बचाने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में हमें कंज्यूमर को कौन सा राइट दिया गया है? राइट टू सेफ्टी, सुरक्षा का अधिकार। इस चीज के लिए हमें अधिकार देता है कि हम हैजार्डस चीज, नुकसानदायक चीज से अपना बचाव कर सकते हैं। तो यह राइट टू सेफ्टी। 81 का ऑप्शन बी सही है। आते हैं 82 पर। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ने किसको रिप्लेस किया? पहली बार भारत में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में पास किया गया था, जिसको 2019 में नए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने रिप्लेस किया है। इसका सही आंसर है 1986 यानी ऑप्शन बी। अब आते हैं 83 पर। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंज्यूमर के पास अपील करने के लिए हाईएस्ट अथॉरिटी कौन सी मौजूद है? कहां आप जा सकते हैं? आपने पढ़ा है डिस्ट्रिक्ट कमीशन होता है, स्टेट कमीशन होता है और नेशनल कमीशन होता है। नेशनल कमीशन वो हाईएस्ट अथॉरिटी है जहां पर कंज्यूमर जा सकता है। हालांकि नेशनल कमीशन के
फैसले से अगर आप संतुष्ट नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, लेकिन वो कंज्यूमर की स्पेशल अदालत फोरम नहीं है। तो इसका सही आंसर है सी, नेशनल कमीशन। अगला प्रश्न है, ऐसे प्रकार के सेल्समैन जो मेनली रिटेल शॉप्स में काम करते हैं उनको क्या बोलते हैं? देखिए, मिशनरी सेल्समैन वो होते हैं जो डायरेक्ट गुड्स या सर्विसेज नहीं बेचते, अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पर कंज्यूमर को परसुएड करते हैं, मोटिवेट करते हैं और उनको प्रोस्पेक्टिव कस्टमर बनाने की कोशिश करते हैं। टेक्निकल सेल्समैन ऐसी चीजों को बेचते हैं जिसमें टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई चीजें हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप्स, मोबाइल हो सकते हैं। जो रिटेल शॉप्स में बेसिकली काम करते हैं उनको डिलीवरी सेल्समैन बोला जाता है। 84 का ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं 85, जो अभी मैंने आपको बताया। मिशनरी सेल्समैन ज्यादातर किस चीज से जुड़े होते हैं? परसुएडिंग कस्टमर इनडायरेक्टली, जो डायरेक्ट आपके प्रोडक्ट्स, गुड्स को नहीं बेचेंगे, लेकिन आपके फेवर में कंज्यूमर को, कस्टमर को परसुएड करते हैं, मोटिवेट करते हैं, डिमांड बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसका सही उत्तर है बी, मोस्ट इम्पर्सनल फॉर्म। प्रमोशन का सबसे ज्यादा गैर व्यक्तिगत रूप क्या है? ऑब्वियसली एडवर्टाइजमेंट जो है बिल्कुल नॉन पर्सनल है। एडवर्टाइजमेंट किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या कुछ चुने हुए व्यक्तियों को टारगेट नहीं करता, ये पूरी तरह से इम्पर्सनल है, नॉन पर्सनल है। 86 का ऑप्शन बी सही है, मोस्ट इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ प्रमोशन। देखिए, सेल्स प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट में मेन डिफरेंस क्या है? देखिए, अभी आपने पढ़ा भी था, सेल्स प्रमोशन शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ये तुरंत डिमांड को बूस्ट करता है। छूट आना, डिस्काउंट आना, फ्री कूपन आना, हैम्पर्स आना, बोनस मिलना, ये सब सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज होती हैं जो हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं। एडवर्टाइजमेंट संभव है कि शॉर्ट रन में तुरंत डिमांड न क्रिएट करे, लेकिन ये लॉन्ग रन में कंपनी के फेवर में डिमांड क्रिएट करता है। तो इसका सही ऑप्शन है बी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, 88 पर बढ़ते हैं। देखिए, यहां बड़ी फेमस एक डेफिनेशन लिखी है एडवर्टाइजमेंट की, एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ आइडियाज, गुड्स और सर्विसेज। देखिए, ये हमेशा एक पेड फॉर्म होता है एडवर्टाइजमेंट, जो कि एक आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर द्वारा किया जाता है, और ये नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन होता है। ये डेफिनेशन अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन द्वारा दी गई है। एडवर्टाइजमेंट इज द पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन, और ये हमेशा एक आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर द्वारा किया जाता है। सही आंसर है अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन। Which latest marketing term refers to using social media influencers to promote product? सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का इस्तेमाल करने को किस प्रकार की मार्केटिंग बोलते हैं? देखिए, नाम से पता लग रहा है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आज के समय में एक बड़ा लेटेस्ट तरीका है, जिसमें आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को अपने प्रोडक्ट्स को की सेल को बूस्ट करने के लिए, मार्केट करने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। 89 का ऑप्शन है बी। विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट का क्या फंक्शन नहीं है? मार्केट एनालिसिस है, प्रोडक्ट प्लानिंग भी है, एडवर्टाइजिंग भी है, प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन, लाभ का बंटवारा या एप्रोप्रिएट करना, ये कहीं से भी मार्केटिंग मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है, वो फाइनेंशियल प्लानिंग में आता है। 90 का ऑप्शन होगा सी। इसके बाद है 91। पोजीशनिंग किसको बोलते हैं? मार्केटिंग में पोजीशनिंग क्या होती है? क्या गोदाम स्थापित करना, उपभोक्ता के मन में उत्पाद की छवि बनाना, उत्पाद का मूल्य निर्धारण करना, या कंपटीटर्स की पहचान करना?
पोजीशनिंग मतलब होता है अपने प्रोडक्ट की एक पॉजिटिव इमेज कस्टमर के दिमाग में बनाना, क्रिएटिंग द इमेज ऑफ प्रोडक्ट इन कस्टमर्स माइंड, ताकि आपके प्रोडक्ट की अच्छी छवि उनको खरीदने के लिए मोटिवेट करे। तो इसका सही आंसर है बी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। देखिए, जैसे आपने 4 पीस पढ़े हैं, 4 पी वो प्रोड्यूसर की निगाह से है। जब आप कंज्यूमर की निगाह से देखेंगे तो 4 सीज का भी जिक्र किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग मिक्स 4 सीज? क्या उसमें कॉस्ट है, कम्युनिकेशन है, कन्वीनियंस है, या ऑल ऑफ दीज है? देखिए, चूंकि समय कम है, ज्यादा बताना है, और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आप ढूंढेंगे तो बड़े आराम से आजकल आपको मिल जाएगी। 4C आप ढूंढिएगा, कॉस्ट, कम्युनिकेशन, कन्वीनियंस, ये तीनों उसके फीचर हैं। चौथा भी है, वो आप ढूंढेंगे। ऑल ऑफ दीज इसका आंसर है। ये कस्टमर की निगाह से मार्केटिंग के 4C's बनाए गए हैं। 93 है, इसमें से कौन एक पब्लिसिटी का प्रकार नहीं है? प्रेस रिलीज है, स्पॉन्सरशिप, रूमर्स, या पेड कॉमर्शियल? देखिए, पेड कॉमर्शियल मतलब एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट पब्लिसिटी में नहीं आता। एडवर्टाइजमेंट अलग है, पर्सनल सेलिंग अलग है, सेल्स प्रमोशन अलग है, और पब्लिसिटी आपके बारे में कोई पॉजिटिव या निगेटिव व्यू जिसके आपने किसी तरीके से खुद से उसको प्रायोजित नहीं किया है। तो इसका आंसर है पेड कॉमर्शियल, डी इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। Which consumer rights lead to fair prices and variety of goods? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कौन सा राइट हमें ये बताता है कि हमें उचित दाम भी मिलेगा और वेराइटी ऑफ गुड्स भी, हमें चॉइस भी मिलेगी, फ्रीडम ऑफ चॉइस होगी? तो ये है राइट टू चूज, यानी हमें ये अधिकार है कि हम अपने मन की चीजों को मार्केट से चूज कर सकें, बहुत सारी उपलब्ध चीजों में से। अगला प्रश्न है 95। इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई फाइलिंग हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड अंडर। अब आप ई फाइलिंग कर सकते हैं, ई कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। ये किस में बताया गया है? क्या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 86, सेबी एक्ट का इससे मतलब नहीं है, आईटी एक्ट में इसका जिक्र नहीं है। इसका सही आंसर है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कि 95 का बी ऑप्शन सही है। ग्रीन मार्केटिंग शब्द क्या होता है? सेलिंग सिर्फ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को बेचना, या मार्केटिंग इको फ्रेंडली प्रोडक्ट, या रूरल मार्केटिंग? देखिए, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को बेचना, उनकी मार्केटिंग करना, उनका उत्पादन करना, उनको प्रमोट करना, ये आज के समय में ग्रीन मार्केटिंग बोला जाता है। 96 का आंसर बी सही है। यूएसपी क्या होता है मार्केटिंग में? क्या यूनिक सेल्स प्रोपोजिशन, यूनिवर्सल सेलिंग प्राइस, यूनिफॉर्म सेल्स पॉलिसी? मार्केटिंग की फील्ड में यूएसपी का मतलब होता है यूनिक सेल्स प्रपोजिशन, विशिष्ट विक्रय प्रस्ताव। 97 का ऑप्शन ए सही है, इसका फुल फॉर्म आप ध्यान रखिएगा। 98, कौन से प्रकार का इसमें से जो सेल्समैन है उसको टेक्निकल जानकारी होना आवश्यक है? अभी आपने पढ़ा था मिशनरी सेल्समैन जो इनडायरेक्टली आपके फेवर में प्रमोट करता है, टेक्निकल डिलीवरी सेल्समैन जो ज्यादातर रिटेल में काम करता है, टेक्निकल सेल्समैन वो होता है जो कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट को बेचने में मदद करता है और उसका प्रमोशन करता है। तो इसका सही आंसर है टेक्निकल सेल्समैन। विच मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एम्फेसाइज कस्टमर इज द किंग? मार्केटिंग में समय समय पर नए कॉन्सेप्ट आते रहे हैं। किसी समय में प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट था, फिर प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट था, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट आया, फिर सेलिंग कॉन्सेप्ट आया, फिर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आया। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट लेटेस्ट है जो ये कहता है कि कस्टमर इज द किंग, satisfaction of customer is the ultimate objective of all marketing activities।
तो आज के समय में मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कंज्यूमर या कस्टमर इज द किंग। आखिरी क्वेश्चन, डिजिटल मार्केटिंग में इसमें से लेटेस्ट ट्रेंड कौन सा है? सर्च इंजन अनुकूलन, एआई ड्रिवन मार्केटिंग, ईमेल कैंपेन या डोर टू डोर सेलिंग? देखिए, डोर टू डोर सेलिंग ट्रेडिशनल तरीका है, ईमेल कैंपेन भी अब उतने ज्यादा पॉपुलर नहीं है। एआई ड्रिवन मार्केटिंग आज के समय में मार्केटिंग में सबसे लेटेस्ट तरीका है। तो 100 का आंसर है बी, एआई ड्रिवन मार्केटिंग। देखिए, ये आज के 100 क्वेश्चंस मैंने पूरी कोशिश किया है कि आपको एग्जाम के लिए कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन दूं। इनसे रिलेटेड अगर कोई डाउट है आप अपने से सर्च कर सकते हैं, अपने नोट से चेक कर सकते हैं। उसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में बताइए, व्हाट्सएप कर लीजिए, ताकि आपके डाउट को मैं क्लियर करूं। कल मैं आपको अगला लेक्चर जो दूंगा वो फास्ट ट्रैक 100 क्वेश्चन आपके ऑडिटिंग चैप्टर से होंगे, ऑडिटिंग सब्जेक्ट से होंगे, जो कि आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए बिल्कुल सिलेबस पर बेस्ड है और आपको बिल्कुल वो काम आएंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। लेक्चर को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो सब्सक्राइब, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले लेक्चर में ऑडिटिंग के टॉपिक के संग। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।